नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अधिकारी वाला चैनल पे। आप सब लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ हों जिससे कि हम लोग का आंदोलन जो था वो सफल हुआ और आगे भी पढ़ाई जारी रखते हैं इसी के साथ ही, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम होना तय हो गया है। वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मार्ले मिंटो एक्ट में क्या क्या हुआ था और क्या क्या काउंसिल एक्ट आए थे। आज हम शुरू करते हैं नए चैप्टर से। होम रूल लीग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग गांधी युग में आ जाएंगे, है ना। अभी हम लोग तिलक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये गर्म पंथ के नेता थे। गर्म दल और नरम दल के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग तिलक जी ने ये शुरू की थी अप्रैल 1916 में पुणे में। दो होम रूल लीग आई थी, एक तिलक ने शुरू की थी और एक एनी बेसेंट जी ने। तो इसमें अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 मद्रास में, इन्होंने मद्रास में शुरू की थी और इन्होंने पुणे में। इंपॉर्टेंट चीज़ है कब किसने कहाँ शुरू की। इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे जोसेफ बैटिस्ट थे, ठीक है। जोसेफ बैटिस्टा थे, ठीक। और सचिव कौन से थे? एनसी केलकर। और मद्रास के सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल। तो याद रखिएगा, इसमें इनके साथ मोतीलाल नेहरू भी जुड़े थे। एनी बेसेंट के इस होम रूल लीग में मोतीलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट का समाचार पत्र देखा जाए तो न्यू इंडिया और कॉमन व्हील है। विपिन चंद्र पाल का भी न्यूज़पेपर जो था कॉमन न्यू इंडिया था, ठीक। और कॉमन व्हील इनका है। 1920 में गांधी जी ने होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की तथा इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा कर दिया। क्या कर दिया? स्वराज्य सभा कर दिया। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तिलक जी की मृत्यु हो जाएगी 1 अगस्त 1920 को, और उसके साथ ही होम रूल लीग भी खत्म हो जाएगी। एनी बेसेंट ने भी अपनी होम रूल लीग समाप्त कर दी थी बाद में, 1920 में ही। क्यों? क्योंकि उनको सरकार से कुछ आश्वासन दिया गया था, जो संतुष्ट हो गई और उन्होंने अपनी होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस? लखनऊ कांग्रेस। इसके अध्यक्ष पूछा थे कौन थे, तो ये एक तो पहली चीज़ है कि ये 1916 में हुई थी, महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे एसी मजूमदार। कौन थे? एसी मजूमदार। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब है, गरम दल का मतलब है कि लाल बाल पाल। तो तिलक जी ने 1907 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। जब विभाजन हुआ था कांग्रेस का, तो तिलक शामिल हो गए इसमें। तिलक शामिल, ठीक। तिलक जी में शामिल हो गए। तिलक शामिल, ठीक। तिलक शामिल हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, मतलब कि कांग्रेस की तरफ से तिलक जी ने और मुस्लिम लीग में जिन्ना की तरफ से समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता भी कहा गया। कि मतलब कि दोनों साथ साथ आंदोलन को चलाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को। ऐसी बात हुई कि दोनों में साथ साथ रहकर आंदोलन को चलाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर जो जिन्ना थे, शुरुआत में तो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बाद में गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह से कि अपना कोई आदमी होना चाहिए, इस सोच से गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे कहा, जिन्ना जी से, मोहम्मद अली जिन्ना से, कि आप होम रूल लीग में की जगह आप इसमें कांग्रेस की जगह आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाइए। तो उसके सदस्य बन गए। और बाद में लेकिन कुछ कारण बने, तो वो होम रूल लीग के अध्यक्ष भी बने और आगे उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में भी सहयोग दिया। अब आते हैं हम लोग गांधी युग में। मतलब कि 1920 के बाद का जो समय है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको ऐसे ऐसे समझ लेते हैं कि गांधी युग भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी को आप गांधी युग के नाम से भी संबोधित करते हैं, गांधी युग। इसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप है वो गांधीवादी नीतियों, असहयोग और सत्य अहिंसा से चलेगा। उसी के आधार पर इनका जन्म सब लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक कोई अब्दुल्ला थे, इनके गुजरात के व्यापारी थे। ये दक्षिण अफ्रीका में ही व्यापार करते थे। तो किसी कारण से इनको तकलीफ हुई तो इनका मुकदमा लड़ने गए, और तब से ये वहीं रहे, वापस नहीं आए। 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस ही मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस है।
तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ी ऐसे। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, 2003 से ये मनाया जा रहा है भारत में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की, तो वो नटाल इंडियन कांग्रेस है, तो उसको आप याद रखिएगा। इनका समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। इसके प्रथम संपादक पूछे जाते हैं, तो वो मनसुख लाल नजर थे, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मनसुख लाल नजर इंपॉर्टेंट है, आया है पेपर में, और यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों में ही पूछा गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ही सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की नीति अपनाई। पहली बार इन्होंने जो सत्याग्रह की पॉलिसी जो थी इनकी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत की थी। जो प्रारंभिक प्रयोग जो थे इनके सविनय के और सत्याग्रह के, वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसमें इनके प्रारंभिक विचार हैं, मतलब, और ये एक नाव, जब ये भारत आ रहे थे, मतलब उस समय, तो इन्होंने एक नाव में लिखी थी, कहते हैं 1909 में। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, ये ठीक, 1909 में गुजराती भाषा में भारत आ रहे थे, तो उसी नाव में जो थे, उसी में इन्होंने अपनी किताब लिखी हिंद स्वराज के नाम से, जिसमें इनके प्रारंभिक विचार हैं, और ये भाषा में गुजराती है, ठीक, गुजराती भाषा में है। इन्होंने सत्याग्रह किया दक्षिण अफ्रीका में किन कारणों से, ये कभी कभी पूछा जाता है, और एक दो कारण दिए जाते हैं, तो इन 3 कारण महत्वपूर्ण हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखते हैं क्या क्या सत्याग्रह के इनके भाग थे। दक्षिण अफ्रीका आने पर रोक के विरुद्ध किया इन्होंने सत्याग्रह, जो भारतीयों को रोक दिया गया कि आप दक्षिण अफ्रीका नहीं आएंगे, उसके ग्रहण। भारतीय तरीके से शादी की गई शादी को वैधता प्रदान करने के लिए क्या गया कि ऐसा है कि हमारे जो भारतीय तरीके से शादी होती है, उसको आप वैध मानिए। 7 फेरे वाली शादी जो होती है हमारे भारतीयों की, उसकी वैधता को आप सही ठहराइए। भेदभाव के विरुद्ध, सबसे महत्वपूर्ण यही कारण था, भेदभाव के विरुद्ध। क्या होता था कि भारतीयों को, जब वहाँ कोई काम करता था, तो एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती थी, उसको अपने पास जेब में रखना पड़ता था। जब कोई अंग्रेज़ मांगता था ना, जैसे आई कार्ड था वो एक तरह से, ये समझ लीजिए, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होता था, पंजीकरण, उसकी स्लिप थी, तो प्रत्येक भारतीय अपने पास रखते थे जेब में। जैसे अंग्रेज़ ने मांगा तो उसको दिखाना पड़ता था अपने। आपने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाली मूवी देखेंगे आप, तो उसमें ऐसा होगा कि कोई अंग्रेज़ होगा, तो वो कहेगा अपना दिखाओ प्रमाण कि आप यहाँ रहते हो, तो वो स्लिप दिखाते थे वो, इसलिए स्लिप महत्वपूर्ण थी। गांधी जी ने प्रारंभ में 3 सत्याग्रह किए, हम लोग जानते हैं। चंपारण में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, और गुजरात के खेड़ा में हुआ था। तो पहले से 3 सत्याग्रह देख लेते हैं इनके, कौन से थे गांधी जी के, भारत भारत में पहले, ठीक। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, और खेड़ा सत्याग्रह। इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ऐसे लिखा गया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह की का वर्ष तो सेम है, लेकिन महीना अलग अलग है। ये फरवरी में हुआ था, और ये 1 महीने बाद अप्रैल में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि महीने से पूछा जाता है कभी कभी। अब महीना तो नहीं देंगे ना तारीख देंगे वो, तो आप मिलाना आपको ऐसे ही पड़ेगा। एक ऑफ कोई फोर्थ ऑप्शन दे देंगे आसपास का, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है अधिकतर, और एग्जाम में कभी कभी आते हैं, और डायरेक्ट नहीं पूछेंगे सन, लेकिन या तो वो मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे, या फिर ऐसे पूछेंगे कि कितने भाग पर खेती के लिए बाध किया जाता था, 3 कठिया क्या है। एक बार एक प्रश्न आया था कि 3 कठिया से क्या तात्पर्य है, तो जो किसानों को 3/20 भाग पर खेती करनी होती थी, उन्हें ही 3 कठिया कहा गया। एक नील खेती करनी होती थी, उन्हें ही 3 कठिया कहा गया। तो पहले तो आपको ये पता चाहिए 3 कठिया क्या है, तो 3/20 भाग, 20 पे 3। भारत में पहला सत्याग्रह था, बता चुका हूँ। गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? अधिकतर ये प्रश्न जो है, राजकुमार शुक्ल थे बिहार में, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो किसान जो थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो ये पूछा जाता है बीपीएससी के लिए भी, और वैसे सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के साथ कौन कौन थे, ऐसा भी पूछा जाता है कभी। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, और जेबी कृपलानी थे। जो ब्रज किशोर थे, जेबी कृपलानी के ससुर थे। इनकी जो पत्नी थी, इनकी बेटी थी ब्रज किशोर की, ठीक, बता दिया है। कभी आज एग्जाम में तो याद होना चाहिए कि क्या चीज़ थी जो पूछी गई। अहमदाबाद मिल हड़ताल, सत्याग्रह तो नहीं कहेंगे, या फिर बोल सकते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ठीक। तो फरवरी 1918 में हुई,
इसका कारण था बोनस ना मिलना। शुरुआत में क्या हुआ कि अमेरिका में जब खेती नील की हुई, गृह युद्ध चल रहा था वहाँ पे, दुनिया भर की चीज़ें हुई, तो वहाँ बंद किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ रोग उत्पन्न हुए, प्लेग प्लेग जैसी समस्या उत्पन्न हुई बॉम्बे में जब हुआ था। तो वैसे वहाँ होता रहता था सब चीज़ें। तो तब भी बोनस जारी रखा गया, लेकिन जब स्थितियाँ वहाँ की सामान्य हो गई सारी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और प्लेग की समस्या भी समाप्त हो गई। उसके बाद क्या किया गया, इनको इनका जो बोनस था मजदूरों का वो बंद कर दिया गया। और मिल के मालिक थे अम्बालाल साराभाई। ये वही अम्बालाल साराभाई हैं जो अनुसुईया साराभाई के भाई थे। ठीक, उन्होंने इनका सहयोग किया था अनुसुईया साराभाई ने। साराभाई एक परिवार हैं, हम लोग जानते हैं इनके बारे में। एक साराभाई हमारे और हैं जो रॉकेट के लिए जाने जाते हैं, भारत में जो उन्होंने रॉकेट चलाया था पहला, तो वो यही थे, इनके बेटे अम्बालाल साराभाई के। विक्रम साराभाई उनका नाम था। तो ये कौन थे? ये विक्रम साराभाई के पिता थे, विक्रम साराभाई। और एक थी मृणालिनी साराभाई, वो इनकी पत्नी थी। ठीक, नृत्यांगना थी। खेड़ा सत्याग्रह अप्रैल 1918 में हुआ था। लगान की दर बढ़ाने के विरोध में हुआ था। इसी लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने पहले ही लगान चुका दी थी। यहाँ पे कुछ इन्होंने आदिवासियों के बीच भी काम किया। उनको काली पराज कहा जाता था, तो उनको रानी पराज गांधी जी ने संबोधित किया रानी पराज के नाम से। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका सन भी पूछा जाता है। और जलियांवाला हत्याकांड के बाद क्रम में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भाग आता है। इससे कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आते हैं। तो मतलब आते ही हैं, ऐसा है ही नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री में पूछी जाए और राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ ना पूछा जाए। तो आप 5-6 क्वेश्चन तो समझिए कि फिक्स हैं कि वो आएंगे आएंगे। और गांधी जी से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, या क्रांतिकारी भाग से आएंगे या फिर इनसे आएंगे। रॉलेट एक्ट जो है सेटिसन समिति की सिफारिश पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद लागू हुआ था। वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। भारतीयों ने सहयोग किया था, सोचा था कि भारत को कुछ अधिकार मिलेंगे, वही अपना अधिकार। उसके बाद इन्होंने रॉलेट एक्ट लागू किया और एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 लागू कर दिया। इसे ही इसका ये मूल नाम है, रॉलेट एक्ट का मूल नाम है ये। ठीक है, आज तक पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट का मूल नाम है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये रॉलेट एक्ट का मूल नाम है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। अब ये सत्याग्रह सभा जान गया ना, होम रूल लीग वाली है। स्वराज मेरा जमसे अधिकार है। ठीक, तो जो बताया था वही आ गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 इंपॉर्टेंट है, बैसाखी का दिन था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए थे। उनके समर्थन में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में और उनके समर्थन में जलियांवाला एक बाग है पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पे गोलियाँ चलाई। किसने चलाई? जनरल डायर ने गोली चलाई और सैकड़ों लोग मारे गए, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे। तो बैसाखी का दिन था और बिना पूर्व सूचना दिए जनरल डायर ने गोली चला दी। काफ़ी लोग भीड़ में थे, निहत्थे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सब मारे गए। उधम सिंह भी उनमें से एक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और एक शंकर राम नागर जो थे, शंकर राम नागर, वो इस समय वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया इसके विरोध में। ठीक, तो पूछा गया है ये शंकर राम नागर, तो याद रखिएगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, याद रखिएगा, दो लोग थे, एक जनरल डायर था, इसने गोलियां चलवाई थी, आज्ञा दी थी इसने। और गोलियां चलाई किसने थी?
वो जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, इसी को उधम सिंह ने लंदन जाके मार दिया था। बाद में 1940 में इनको फांसी दे दी गई थी, उधम सिंह को, ठीक। उस समय मारा था, उस समय फांसी दे दी गई थी। और उधम सिंह के नाम से तो मूवी बनी है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, यही इन्हीं के नाम था। इनसे पूछा गया, जज ने पूछा इनसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दो जांच की कमेटियां इसके हत्याकांड के लिए रखी गई। एक हंटर कमेटी गठित की गई विलियम हंटर की अध्यक्षता में। हंटर कमेटी एक प्राथमिक शिक्षा के लिए भी गठित की गई थी, ठीक है। लेकिन ये हंटर कमेटी कमेटी जो थी, ये शिक्षा के लिए नहीं थी, ये थी हत्याकांड की जांच के लिए। 3 सदस्य थे इसके। कौन कौन सदस्य थे? चीमन लाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। सीतलवाड़ के बारे में पूछा गया, लेकिन बाकी जो नाम पूछे जा सकते हैं कभी भविष्य में, तो तीनों सदस्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। विलियम हंटर अध्यक्ष थे और ये 3 सदस्य थे, ठीक। एक तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मालवीय जी, गांधी जी भी शामिल थे इसमें, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे इसमें। इनके हिसाब से था कि 300 लोग मारे गए। इनकी कमेटी ने कहा कि 300 लोग मारे गए, 300 लोग मारे गए, ठीक। जबकि तहकीकात कमेटी ने कहा कि 1000 लोग मारे गए। इनके हिसाब से 1000 लोग मारे गए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर लोग हो गया, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कब लागू हुआ ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1919 में। महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया। तो ये मिला के पूछे जा सकते हैं कूट में, या फिर इनका क्रम पूछा जा सकता है, तीनों का या चारों का, एक और ऑप्शन दे दें अगर, तो असहयोग आंदोलन के साथ दे देंगे, सिंपल। तो वो तो पता है 1920 में हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं हम लोग। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। एक अगस्त घोषणा हुई थी अगस्त 1917 में, अगस्त में हुई थी इसलिए अगस्त 1917 हो गया नाम। जेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, ये लागू 1921 में हुआ था, ठीक है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा, लागू कब हुआ। घोषणा इसकी हुई 19 दिसंबर 1919 में, लेकिन इसकी जो सिफारिशें थी सुधार की, वो 1921 में लागू किया गया। इसी की सिफारिश के आधार पर ही साइमन कमीशन की नियुक्ति होनी थी आगे चलकर, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की ही रिपोर्ट के आधार पर साइमन कमीशन की नियुक्ति होना था। इसके लिए बाद में कमेटी भी जांच की गई, गठित की गई, जो इसकी जांच करेगी, इसे इसकी सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए। विशेषताएं देख लेते हैं सुधार की क्या थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन था, तो वो लियोनिल कार्टिस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको आप अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिए। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन था, 2 सदनों की व्यवस्था की गई। जैसे हमारे यहाँ है आज लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही यहाँ पे भी था। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में कौन कौन से थे? एक राज्य परिषद थी और एक केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक। केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही है, वही राज्य परिषद राज्यसभा, ठीक। अलग निर्वाचन मुस्लिम के लिए के अतिरिक्त किसको किसको दिया गया? एंग्लो इंडियन, सिख और ग्राय ब्राह्मण मद्रास के। याद रखिएगा कि अलग निर्वाचन की व्यवस्था जो थी मुस्लिमों के लिए, वो 1909 में दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के तहत, ठीक है। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन छोटी मात्रा में, अल्प मात्रा में, ठीक। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1923 इलाहाबाद में। अब भारत में भी परीक्षा दे सकते थे। इसके लिए ली कमीशन एक आया था, वो गठित किया गया था, ली कमीशन, ठीक है। तो उसी के तहत इलाहाबाद में हुआ था, इसके लिए ली कमीशन आया था, उसी उसने भी ली कमीशन।
एक मिनट, थोड़ा गलत लिख दिया ना, थोड़ा और साफ कर दे, राइटिंग बड़ी ख़राब है, क्या करें, सुधरती ही नहीं है। ली कमीशन, ठीक है। तो ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, भारत में परीक्षा आयोजित की जाने लगी। चैम्बर ऑफ प्रिंस गठित करने का सुझाव यही दिया गया, यही उच्च एवं शाही सदन था, चैम्बर ऑफ प्रिंस, जो रियासतें थी उनका। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। पूछा जा सकता है किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 चला। अब इसके लिए इसकी कहानी क्या थी? खिलाफत आंदोलन, जो खलीफा था उसको हटा दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और एक संधि की गई, सेब्रे की संधि, उसके साथ ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। तो इसमें मैंने लिखा तो नहीं है शायद, तो उसको मैं लिख देता हूँ, लिख दूँ कि ना लिखूँ, लेकिन सुन लीजिए। क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और भी जो देश जीते थे, फ्रांस, उन्होंने इस पर अपना आधिपत्य किया, और जो तेल के कुएँ थे, सब चीज़ें थी, उन पर कब्जा किया। उसी आधार पर वहाँ के खलीफा को भी अबदस्त कर दिया गया। कमाल पाशा उस समय आंदोलन में थे, तो वो वहाँ के राजा बने, अपना राष्ट्रपति बने पहले। और उसके साथ ही तो टर्की के, ठीक है, बता दे रहा हूँ, टर्की के थे वो कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम था उनका। और उसके बाद वहाँ के मुसलमानों, उसका समर्थन करने के लिए, वहाँ के खलीफा का या वहाँ की राजनीति का समर्थन करने के लिए, यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने एक खिलाफत समिति का गठन किया। अब पता नहीं इनको क्यों दर्द हुआ इतना, जबकि उससे कोई मतलब नहीं था हमारा। तो मोहम्मद अली, शौकत अली और अन्य देख लेते कौन कौन थे। हसरत मोहानी, हकीम अकमल खान और अब्दुल कलाम आज़ाद। इसकी अध्यक्षता जो की वो गांधी जी ने की। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेगा। अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने की, ठीक। इसी बीच क्या हुआ कि केरल के मालाबार के एक नेता थे, अली मुस्लियार। अली मुस्लियार कौन थे? अली मुस्लियार को पकड़ लिया गया। और क्यों पकड़ा गया? कि जो वहाँ के जो हिंदू जमींदार थे, उन्होंने कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट चुगलखोरी की, समझ लीजिए आप, एक तरह से चुगलखोरी की। और इसके विरोध में क्या किया, वहाँ के जो मोपला मुस्लिम थे, मोपला नेता थे, मोपला विद्रोह एक और हुआ था, ये फिर बाद में हुआ 1921 में ना, वो भी केरल में हुआ था, ठीक है, मोपला वहीं के निवासी हैं। तो अली मुस्लियान इनके नेता थे, मोपलाओं के। इनको हिंदुओं के जमींदारों ने, हिंदुओं ने चुगलखोरी की कि ऐसे ऐसा किया इन्होंने। तो बाद में इन्होंने इस पर हमले किए हिंदुओं पर, और यही आंदोलन जो है लड़ाई में बदल गया। और स्वामी श्रद्धानंद से जो थे, दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई। स्वामी श्रद्धानंद, क्या रखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। एक मांसाहार पक्ष था, एक शाकाहार पक्ष था आर्य आंदोलन में, ठीक, आर्य समाज वाले में, जो मैं बताया है, दयानंद सरस्वती वाली लीड में मैंने बताया है। आप उसको नेक्स्ट अपने पहले के एक दो वीडियो क्लास जो थी, पहले की दो क्लासों बाद देख सकते हैं, ठीक। इसी बीच में, इसके पहले ही असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, 31 अगस्त को, 1920 को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 31 अगस्त 1920 से 22 चला। विरोध किसने किया? सी आर दास ने भी विरोध किया था, एनी बेसेंट ने भी विरोध किया था, जिन्ना ने भी विरोध किया था, विपिन चंद्र पाल ने भी विरोध किया था, और इन तीनों ने त्यागपत्र भी दे दिया था कांग्रेस से, याद रखिएगा। सितंबर 1920 में एक विशेष कांग्रेस गठित की गई, विशेष अधिवेशन कह सकते हैं इसको, जो कि लालाजी लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई, कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 1920 में जो नॉर्मल वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन होते थे, उसमें इसको अनुमोदन दे दिया गया नागपुर कांग्रेस में। तो पूछा था नागपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो वीर राघवाचारी थे, सीवी राघवाचारी, ठीक है, याद रखिएगा। एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, लोगों से कहा गया कि आप उपाधियां त्याग दीजिए, सरकारी विद्यालयों का त्याग कर दीजिए, असहयोग करिए, मतलब, है ना, अंग्रेजों का हर प्रकार से असहयोग करिए। गांधी जी ने कहा अगर ऐसा करते हैं तो मैं 1 वर्ष के भीतर आपको स्वराज्य दिला के दिखाऊंगा, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। और अगर कायदे से चला होता तो ये चल होता भी। उपाधियां, स्कूलों, अदालतों का त्याग किया बहु लोगों ने।
जैसे मोतीलाल नेहरू और भी जो वकील थे उन्होंने अपनी अदालतों का त्याग कर दिया। नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में, प्रिंसिपल बनाया गया सुभाष चंद्र बोस। 1906 में जब हुआ था आंदोलन, तो उसमें प्रिंसिपल कौन बनाए गए थे? उसमें बनाए गए थे अरबिंदो घोष, याद रखिएगा। नेशनल कलकत्ता कॉलेज के 1905 में हुआ था आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। उसमें आंदोलन में अध्यक्ष जो थे वो थे अरबिंदो घोष, ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें देखते हैं, अवध में किसान आंदोलन हुआ यूपी में, एका आंदोलन चलाया गया यूपी में, पूछा जाता है एका आंदोलन कहाँ चला? असम में चाय मजदूरों ने हड़ताल की, ठीक। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, उनका बहिष्कार किया गया। आप समझ जान जाइए कि ब्रिटेन जो है, स्कॉटलैंड ये सब मिलाकर, वेल्स मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक। इसी बीच में चौरी चौरा कांड का होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ सिपाही जो होते हैं, आंदोलन वाले आंदोलनकर्ता होते हैं चौरी चौरा में, वो एक पुलिस चौकी होती है, उसको मतलब पुलिस चौकी वाले तो रोकेंगे आंदोलन को। तो सिपाही, वहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने क्या किया कि पुलिस चौकी में आग लगा दी। उसमें करीब करीब 3 अंग्रेज सिपाही मारे गए और 10-15 के आसपास संख्या मान लीजिए होगी जो भारतीय सिपाही मारे गए। तो नुकसान तो भारत का ही हुआ अधिकतर, लेकिन भीड़ को क्या मतलब है, वो है ना। तो गोरखपुर में ये था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक्सप्रेस भी चलती है आज भी हमारे यहाँ। फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया इसके विरोध में, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन थे, बारदोली कांग्रेस की कार्य समिति ने वापस लिया। गांधी जी के जो आंदोलन थे वो थे सत्य और अहिंसा पर। अब इसमें प्रवेश हो गई हिंसा, तो गांधी जी ने सोचा कि अब इसमें हिंसा प्रवेश हो चुकी है, अंग्रेज जो हैं अब इसको अपनी ताकत से इसे दबा सकते हैं, या फिर वो भी हिंसा का प्रयोग करेंगे। तो इससे बुद्धिमानी ये होती है कि थोड़ा सा वापस ले लिया जाए, पीछे बैकफुट पे आना। शेर भी कभी कभी छलांग मारता है तो 2 कदम पीछे लेके आगे बढ़ता है, तो वैसे ही गांधी जी की नीति थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, खिलाफत स्वराज पार्टी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, गांधी जी के विरोधी पैदा हुए। एक गांधी जी के विरोधी कुछ पैदा हुए। तो एक चेंजर थे, एक प्रो चेंजर थे। चेंजर थे जो चाहते थे कि गांधी जी की नीतियों में परिवर्तन हो। एक प्रो चेंजर थे जो थे वो चाहते थे गांधी जी की नीतियां जैसी वैसी चलती रहे। तो जो चेंजर थे, जो गांधी जी की नीतियों के में परिवर्तन के पक्षधर थे, उन्होंने क्या किया कि खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। कब गठित हुई? जनवरी 1923 में। 1922 में कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने। गया बिहार में है, याद रखिएगा, गया बिहार में है, लिख देता हूँ, ठीक, बिहार में है। घर हो गया ये तो। ठीक, बिहार में है। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक। इसी खिलाफत स्वराज पार्टी की बात कर रहा हूँ। अधिवेशन हुआ, इन्होंने वहीं पे स्थापना कर दी इसकी, और इसकी अध्यक्षता किसने की? CR दास ने। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मतलब गया कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भी CR दास थे, और खिलाफत स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो भी CR दास थे, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं है, मिक्स कर दीजिएगा। 1923 में चुनाव हुए CLA के, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसमें जो है 1923 में जो चुनाव हुए थे उसमें सरदार पटेल के बड़े भाई थे, विट्ठल भाई पटेल। सरदार पटेल गांधी जी के समर्थन थे, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल, उनको इसका अध्यक्ष चुन लिया गया, स्पीकर चुन लिया गया पहला। तो ये पहले भारतीय स्पीकर थे। अगर पूछा जाए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर कौन था, तो वो थे फ्रेडरिक वाइट। तो अगर पूछा जाए कि CLA का पहला स्पीकर, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, पहला स्पीकर पूछा जाए, ये पहले भारतीय स्पीकर थे। शब्दों पे जोर दीजिएगा, पहले भारतीय स्पीकर थे। अब इसमें कौन थे? वो थे फ्रेडरिक वाइट। कौन थे? फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे गांधी जी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1922 में, असहयोग आंदोलन के बाद। तो फिर बीमारी हो गई, कुछ बहाना मारा, कुछ भी किया हो इन्होंने, तो ये छूटे, तो उनको बाद में अध्यक्ष बना लिया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया गया। 1924 में एक मुंडी मेन समिति गठित किया गया। मैं बताया था कि मॉन्टेग्यू चौसौ पर सुधार करने के लिए एक समिति बनेगी, वो यही थी समिति, मुंडी मेन समिति, 1924 में। इसी तरह बंगाल विभाजन के लिए एक समिति बनी थी, उसका नाम था अरुणडेल कमेटी, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? अरुणडेल कमेटी, याद रखिएगा।
1925 में सी आर दास की मृत्यु हो गई, स्वराज्य अपने आप बट गए, और फिर स्वराज पार्टी का क्या हुआ कि अपनी पुरानी कांग्रेस में शामिल हो गई। ठीक। और इस समय क्या हुआ और देख लेते हैं। इस समय गवर्नर जनरल कौन था ये देख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग था। पहली बात तो ये एक यहूदी था, याद रखिएगा, पहला यहूदी गवर्नर जनरल था अंग्रेजों की सेना में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस समय पूछा जाएगा ककोरी ट्रेन की लूट कब हुई। ये तो जानते हैं कि भगत सिंह लोगों ने नहीं लूटी थी ट्रेन। ठीक है, किसने लूटी थी? अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, ठाकुर रोशन सिंह, ये सब लोग थे शामिल। तो हम लोग क्रांतिकारी में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ककोरी ट्रेन लूट जो हुई थी वो थी लॉर्ड रीडिंग समय 1921 से 25 समय ये गवर्नर जनरल थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग। और भी जो घटनाएं हैं 21-25 भी में, स्वराज पार्टी के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ऐसे प्रश्न बनेंगे। 1910 का प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय वापस लिया गया? लॉर्ड रीडिंग। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम करीब है, इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू देख लेंगे। कुछ पीवाईक्यू क्या, मैं कुछ विशेष चीज़ लाऊंगा, ऐसी चीज़ लाएंगे जो आपके सारे सिलेबस में कंप्लीट हो जाए, जो एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्स लाऊंगा, सारी चीज़ें मिक्स होंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ। खिचड़ी पका देंगे पूरी, और खिचड़ी ही काम आएगी, क्योंकि जब कुछ खाने को ना हो तो खिचड़ी ही काम आती है। ठीक। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।